हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज अपनी तीसरी क्लास होगी रीजनिंग की, जूनियर असिस्टेंट की। और ये लास्ट क्लास ही होगी जिसमें जो भी टॉपिक बचे हुए थे वो सारे टॉपिक करा दिए जाएंगे आपको। इसके बाद आपकी रीजनिंग मतलब कंप्लीट हो गई। तो आप लोग सब जुड़ जाइए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। आज लास्ट क्लास है। आज जो क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले, जिसमें डर लगता था कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, वो सारे क्वेश्चन होंगे। तो एक दो टॉपिक बच गए हैं, चाहे स्टेटमेंट में, चाहे वो अजम्पशन हो, कंक्लूजन हो और एक्शन हो, कॉज ऑफ एक्शन हो, ये सारे टाइप के कराए जाएंगे स्टेटमेंट में। पहली बात। दूसरी बात, पजल्स वाला आता है, डाइस वाला आता है, वो कराया जाएगा। और उसके बाद पैराग्राफ वाले भी क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ और मान्यता वाला। ये पैराग्राफ दे दिया, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए कि इसके बाद क्या कार्रवाई होती है या क्या होता पैराग्राफ के अकॉर्डिंग 4 में। वो टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन तो गलत होते नहीं है। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने ये अपनी थी क्लास 1। क्लास 1 में क्या था? कोडिंग, डी कोडिंग। कनेक्ट हो जाइए आप लोग और एक बार शेयर कर बता दीजिए कि आवाज आ रही है या नहीं, दिख रहा है। और क्लियरिटी, ये दो में से कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, वरना अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 1 थी। क्लास 2 क्या थी? क्लास 2 में अपन ने देखा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में जो सीरीज से नंबर दिए रहते हैं उसमें मिसिंग नंबर होते हैं, वो देखा। इसी में क्या देखा हमने? इसी में देखा हमने वेन डायग्राम, और इसी में देखा हमने क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर के आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। क्लॉक वाला तो फॉर्मूला था, और कैलेंडर वाला उस एक फॉर्मूले से, कैलेंडर से आपसे कोई भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको दोनों तरफ से बताया है कि दिया हुआ है कि इस डेट को कौन सा दिन होगा, वो हो जाएगा। नहीं तो दिया है कि एक पर्टिकुलर डेट में ये वाला डे है, तो एक नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डेट दे दी उन्होंने, कोई भी 2 साल, 4 साल, 50 साल, 100 साल पहले बाद की कहीं की भी, उस पर क्या होगा। तो हमको इसे पहले वेरीफाई करना है। अगर ये सही है, जिसके हिसाब से इसका कोड है उसके हिसाब से उसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये 3 क्लास, दूसरी क्लास में 3 टॉपिक थे। आज की क्लास में क्या होगा? आज की क्लास में 2-3 टॉपिक होंगे और सारा खत्म हो जाएगा। एक है पहले अपना स्टेटमेंट्स। इसमें स्टूडेंट की बहुत शिकायतें थी कि सर इसके क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। इसमें 3 टाइप के आते हैं मेनली। एक आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब कि निष्कर्ष। दूसरा आता है अजम्पशन। अजम्पशन के बाद आता है कॉज ऑफ एक्शन, मतलब कि कार्रवाइयाँ, क्या कार्रवाई होगी, कॉज ऑफ एक्शन। और भी इसमें पैराग्राफ वाले आते हैं, वो अगले वाले में हो जाएंगे। वो स्टेटमेंट बनी, वो एक पैराग्राफ होता है। इसके बाद क्या अपन देखेंगे? इसके बाद देखेंगे अपन डाइस का। डाइस में कि कौन किसके अपोजिट है, 2 के अपोजिट क्या है, या कोई दे दिया उन्होंने डाइस को खोल के, तो वो लोग अब ऑप्शन में से कौन सा इसको सुटेबल करेगा, फोल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डाइस होगी। डाइस के बाद आएगा अपना पैराग्राफ, और लास्ट पैराग्राफ पे अपना, और इससे पहले आएगा एक ऑड वाला, ऑड वन चूसन, ये वाला, जिसमें होता है ना कि 4 या 5 वर्ड दे दिए कि इसमें से ऑड वन कौन सा है, अलग कौन सा है, दे दिया। जैसे कि हाथ, पैर, नाक, कान और किडनी, तो इनका क्या रिलेशन है आपस में, है सब पार्ट्स ही हैं बॉडी के, बट इसमें आपस में भी रिलेशन है। कोई इंटरनल पार्ट है, कोई एक्सटर्नल पार्ट है। तो उन सबको देखते हुए देखेंगे कि कौन सा। तो ये टाइप की है। ये 3 क्लास थी अपनी, ये कंप्लीट हो चुकी है, ये हो चुकी है, और ये आज हो जाएगी। इसमें आपको मैक्सिमम 3 से 3.5 से 4 घंटे की क्लासें सारी पूरी। आप अगर आपका ये अभी जूनियर असिस्टेंट के बेसिस पे चल रही है, उन्हीं के क्वेश्चन उठाए हैं, उसके पहले क्वेश्चन कंसेप्ट समझाए, उसके बाद उनके क्वेश्चन कराए कि उनको ऐसा ना लगे कि हमारे टाइप से ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कितने ईजी आते हैं। तो वो सारे के सारे करके इनको 15/15, मतलब 15 में से 15 नंबर, ये अपना टारगेट है। 15 में से 15 नंबर आए सर रीजनिंग में। तो चलिए क्वेश्चन में आज क्लास को कंप्लीट कर लेंगे अपन। और जो भी अगर नेक्स्ट क्लास में आपकी जो डिमांड होगी कि सर ये वाली टॉपिक समझ में नहीं आए, या कुछ ये हो गया कि सर इसको एक्स्ट्रा करा दीजिए कि ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, वैसे मैंने तीनों क्लासों में सारी रीजनिंग कंप्लीट कर दी आपकी।
कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा इनसे बाहर नहीं आएगा। जिसमें थे स्टेटमेंट वाले के बाद पैराग्राफ वाला एक पैटर्न और था, उसको भी मैंने कर लिया है, तो वो वाले भी आपके दूर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे आएंगे बाहर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम टॉपिक हमारा डाइस वाला करेंगे हम, ठीक है। अब डाइस वाले में क्या होता है, 2 डाइस दी रहती हैं, उसमें पूछा जाता है कि दोनों डाइस को कंपेयर करते हुए कि कौन किसके अपोजिट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, देखिए इसमें 2 डाइस हैं, डाइस 1 डाइस 2। इसमें पूछा है कि 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत प्लेन पे क्या आएगा। अब 2 देखिए कहाँ है, 2 इसमें है, इसमें तो होगा नहीं, इसमें नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले 2 डाइस में देखेंगे कि 2 में कॉमन क्या है। अगर एक कॉमन है उसको पकड़ेंगे और उसको पकड़ते हुए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग लिख लेंगे। आपकी मर्जी है क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, ठीक है। गुड इवनिंग, कनेक्ट हो जाइए आप लोग। लास्ट क्लास है आज क्लास में आपको मजा आने वाला है। सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में होंगे, आप सोचेंगे 15 में 15 हमारे सिक्योर है, पेपर में जाएंगे तो पढ़ के आ जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या देखते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। अगर 2 कॉमन मिल गए तो जो तीसरा है वो तो उसका अपोजिट है ही। अगर 2 कॉमन नहीं है, एक कॉमन है, तो एक कॉमन से बाकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसे देख लेंगे। तो इसमें क्या है, कॉमन 5 है, 3 है, 3 और 5, 3 और 5 कॉमन है, तो किसी एक को पकड़ लीजिए। जो कॉमन है उसमें तो किसी एक को पकड़ लीजिए। अगर 2 कॉमन है तो एक को पकड़ लीजिए, 2 कॉमन एक कॉमन है तो एक को पकड़ना ही है। माना हमने पकड़ा 5 को, तो दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमाना है। जैसे कि मैं ले रहा हूँ अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 5 1 3 सबसे पहले लिख लिया मैंने, 5 1 3। आज के बाद आपके डाइस के कोई से भी क्वेश्चन होंगे आपसे बचेंगे नहीं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का क्यों ना हो। कि डाइस के कॉन्सेप्ट एक ही है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए, सबको इसी हिसाब से करना है, कोई से भी एग्जाम में। 5 को हमने क्लॉकवाइज लिया और इस डायरेक्शन में मूव कराए नंबरिंग में और लिख लिया 5 1 3। ऐसे ही 5 ही है। अब 5 को किस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन लेना है, ये आपको समझना है। दोनों में सेम डायरेक्शन लेना है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो। मैं आपको इसको क्लॉकवाइज से समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एंटी क्लॉकवाइज से समझ लेंगे, आंसर वही आएगा। चलिए 5 2 3, 5 2 3। अब इसमें देखिए 5 का तो 5 सेम है, बट 1 2 का अपोजिट है और 3 3 का अपोजिट है, 3 भी सेम है। तो इसका मतलब है कि 1 का अपोजिट क्या है, 2। अगर 1 का अपोजिट 2 है तो 2 का अपोजिट भी 1 होगा। सेम बात है, आप इधर से कहीं गए या उधर से आप आए, डेस्टिनेशन और सोर्स सेम है, तो फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ नाम का चेंज है तो डायरेक्शन की। 1 का अपोजिट कौन है, 2, 2 का अपोजिट कौन है, पूछा 2 का अपोजिट कौन है, तो 2 का अपोजिट है आपका 1। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर मैं इसको ही समझाऊं क्लॉकवाइज की जगह, मैं इसको ले लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूं, चलो। अब इसमें हमने पकड़ा है इसको, अब क्या 5 को पकड़ा था, इस बार हम 3 को पकड़ते हैं। ये 3 को लिया और 3 को हमने क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद क्या आया आपका, ये आपका क्लॉकवाइज में, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए, पर लेना दोनों को सेम में। ये नहीं कि इसको क्लॉकवाइज में ले लिया इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। 3 1 5, 3 1 5। अब इसमें 3 को लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्या है 3 2 5, 3 2 5 आ गया सेम। 3 का 3 है ही, ये तो सेम है। जो डिफरेंट है वो आपस में अपोजिट होंगे, तो 1 का अपोजिट 2 है, 2 का अपोजिट 1 है। इससे भी हमारा आंसर आ गया। तो आप कैसे भी जाइए, क्लॉकवाइज जाइए या एंटी क्लॉकवाइज जाइए, दोनों का सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, उसमें तो 2 कॉमन थे, इसमें 1 ही कॉमन है। तो 1 कॉमन है तो कैसे पता चलेगा, पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 के विपरीत पूछा है। जब 2 के विपरीत पूछा है तो इसमें से कॉमन देखिए क्या है, 3 2 5, 5 4 6, यानी कि 5 कॉमन है अपना। समझ में आया, पहला स्टेप कॉमन देखना है। 2 कॉमन है तो 1 को पकड़ लीजिए, 1 कॉमन है तो फिर तो 1 तो है ही अपने पास। ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई कॉमन ना हो। अगर कोई कॉमन ना होगा तो तीसरी डाइस दी रहेगी। 2 डाइस में हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कॉमन हो सकता है। कॉमन नहीं है तो हम बता नहीं पाएंगे कौन अपोजिट है कौन नहीं है। तो इसमें हम 5 को पकड़ते हुए क्लॉकवाइज में ले लेंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, पर एक ही डायरेक्शन में लेना है। 5 2 3 5 6 4। देखिए 5 तो ये सेम है, 2 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 4 है। पूछा क्या है, 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या है 6। डायरेक्ट आंसर, सिंपल है।
कनेक्ट हो जाइए आप लोग। सिंपल है, 2 के पॉइंट में प्लेन में, 2 के पॉइंट में क्या है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये आपका है 3 डाइस वाला। मैंने आपको बताया था कि यार कोई कॉमन ना मिले, कोई अगर कॉमन ना मिले तो फिर कैसे करेंगे। आपको दिख रहा है ना ये, इसको और बड़ा कर देता हूं। अब देखिए दोनों डाइस में जाना है। पहले पूछा है कि 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट पूछा इन्होंने। दो का अपोजिट पूछा है। अब 2 के अपोजिट में देखेंगे कि 2 पहले किस में है, 2 इसमें, बट 2 कॉमन तो है नहीं किसी में, तो इसमें इस वाली डाइस को लेंगे और बाकी किसी को भी ले लेंगे। देखेंगे कॉमन क्या है। इसमें 1 4 2 है, इसमें 1 4 2 है कहीं नहीं है, इसमें 1 4 2 है, हाँ इसमें है। तो 2 जिसमें है उसको डाइस को लेना है और एक उसमें से जो साथ में कॉमन है उसको लेना है। क्या है, 2 को पकड़ा और 2 को पकड़ते जो कॉमन है 1 4 है, 4 को पकड़ा और क्लॉकवाइज घुमा दिया। ऐसे इसमें 4 को पकड़ा क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो इस वाली में डाइस में क्या है 4 1 6, उसमें क्या है 4 2 और 1। अब इसमें देखिए आप अगर ऐसे करेंगे तो आप बोलेंगे कि 4 तो कॉमन है, 4 तो कॉमन है वो तो गया ही। अब 1 का पॉइंट 2 है, बट इसमें साथ में ये भी देखिएगा 6 का पॉइंट 1 हो सकता है। जब 1 का 2 है तो 6 का 1 या 1 का 6 कैसे हो सकता है। एक ही नंबर के 2 पॉइंट कैसे हो सकते हैं, डायस में ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब है कि एक का अपोजिट 6 और इसका अपोजिट 2 है, इसका मतलब है गलत बता रहा है। कैसे गलत बता रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉमन है। जब कॉमन है तो बचा है ना अपोजिट वो होगा। ये देखिए ना कॉमन है, हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को नहीं छेड़ा है, सिर्फ ये देखा है कि ये कॉमन तो नहीं आ रहा है कि 4 कॉमन है, 1 भी ऊपर वाली नीचे वाली कॉमन है, तो जो बचा है वो उसका अपोजिट है। यानी 2 का अपोजिट क्या आएगा, 2 का अपोजिट आएगा आपका 6। ऐसे अगर इस डैश को लेते तो क्या आता है, इस डैश को लेने पे कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 5 3 6 1 4 2 आपस में दोनों में कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन नहीं है तो कैसे हो सकता है। मैंने आपको बताया था बिना कॉमन के 2 डाइस पे बता नहीं सकते कौन किसके अपोजिट है, तो हमें इस डाइस के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों के साथ में जाएंगे तो जो पूछा है उसको नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हमें ये तो कंपलसरी लेनी ही लेनी है। इसके बाद इसमें जो कॉमन है उसको लेना है, उसके हिसाब से हमारा आ जाएगा 4 1 6 4 2 1। तो ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो जो बचा है 2 2 6, ये दोनों आपस में बचे तो ये आपस में एक दूसरे कॉमन हो जाएंगे। तो ऐसे डाइस का क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलिए ये क्वेश्चन है, आप देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ है। देखिए क्लियर है कि मैंने सिर्फ वहां से क्वेश्चन ले लिया है समझाने के लिए। जो डाइस का समझाया है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो फोल्डिंग वाले होते हैं, तो फोल्डिंग में कैसे फोल्ड किया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये वाली डाइस को मैं बना देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको नहीं दिख रहा होगा तो क्लियर दिखने लगेगा। इसमें दिया है आपको 4 डब्बे दिए हैं, 1 2 3, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ठीक है, ये गोला है, ये पूरा अंदर से कलर से फुल है। ये इसमें 2 है, 1 2 3 4, ये आपको दिख रहा है ना। ये आ गया आपका स्क्वायर विथ फिल। ये बनी है जो क्वेश्चन दिया गया है। ये 4 है, ये 5 है और ये 1 है। क्या आ गया आपको समझ में, ये दिया है ये वाला। अब इसमें बोला है कि उस क्यूब का फीट का रेखाओं द्वारा अनुचित मोड़ का फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि इसमें से इसमें जो फोल्ड करेंगे इस टाइप का बन सकता है क्या। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका एक है कि जो इसको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन में हमें देखना है, ऑप्शन के थ्रू जाना है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ए को पहले देखेंगे कि ऊपर 5 है, 5 बिंदी दिख रही है आपको, इधर 4 है और इधर क्या है सर्कल वो फिलअप वाला ए वाला। तो इसमें क्या है 5 4 और 3 सर्कल, तो इसमें अपन लिख देंगे ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन में
ये क्या है, एक सर्कल है, एक 4 वाले हैं और एक 5 वाले हैं। ये अब देखना है इसको फोल्ड करने पे, इसको इमेजिन कीजिए, अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपस में बस एक सीरीज में उसमें आना चाहिए, आपस में अपोजिट नहीं हो कि इसका ये अपोजिट नहीं है, इसका ये अपोजिट नहीं, इसका ये अपोजिट नहीं है, ये आपस में किसी भी में अगर अपोजिट में आ गए तो फोल्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक 4 वाला कहाँ है, 4 वाला ये है और 5 वाला ये है। इसको इमेजिन कीजिए कि ये वाला और ये वाला जब इसको फोल्ड करेंगे ये ऐसे है, एक पार्ट ये बीच का है, तीसरा है, मतलब मैं बता दूंगा आपको, ये है 1 1 2 3, जब ये 3 है तो ये वाला तो ऊपर का 5 है, ये आपका सर्कल है और बीच में स्क्वायर है। अगर मैं दोनों को ऐसे करूंगा क्योंकि ये फोल्ड होगा, ये फोल्ड होगा, ये तरह से गत्ते खोलते हैं ना अपन, गत्ते होते हैं पहले गत्ता बंद होता है, गत्ते खोलते हैं ऐसे, गत्ता एक इधर खुल जाता है इधर खुल जाता है, एक इधर खुल जाता है इधर खुल जाता है, ये उसी टाइप का क्यूब है। इसको अगर आप बंद करेंगे, ये गत्ता खुल गया, पहले गत्ता खुला, अब गत्ते को बंद करेंगे तो ये बंद करेंगे तो आपस में अपोजिट में आ जाएंगे। जब आपस में ये अपोजिट में आ जाएंगे, ये और ये अपन से अपोजिट में आ जाएगा, पर इस क्यूब में क्या बोल रहा है कि अपोजिट में नहीं है। कैसे, 5 ऊपर है, 5 आपका ऊपर है और सर्कल आपका साइड में, ये इस ऑप्शन के हिसाब से बोल रहा है कि दोनों साइड में, पर क्वेश्चन के हिसाब से अपोजिट में, इसका मतलब इसको फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है। तो जो पूछा है नहीं बनाया जा सकता, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर ये बाद में होता, हम बाकी चेक कर लेते हैं बाकी बन सकते हैं कि नहीं। तो बाकी देखिए, ये स्क्वायर है, फिलअप ब्लैंक वाला 5 और 1, स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर आपका ये 5 ये और 1 ये। अगर ये वाला ये वाला ये वाला ये तीनों को फोल्ड कीजिए, तो ये फोल्ड करेंगे तो आपस में ऐसे है 1 2 और तीसरा, जब इनको फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड करके आ जाएगा, इसके साइड में आ जाएगा, तो ये इसके साइड में आएगा, ना कि ये इसके साइड में आ जाएगा। तो साइड में आएगा, अपोजिट में नहीं आएगा। जब अपोजिट में नहीं आएगा तो ये वाला बन जाएगा, मतलब कि जो बोल रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, तो बनाया ये नहीं जा सकता, ये आंसर है, बट ये वाला बन जाएगा। ऐसे ही 1 5 4, 1 1 ये 1 आपका ये है, 4 ये 5 है। अब देखिए ये वाला और ये वाला जो अल्टरनेट होते हैं वो अपोजिट होते हैं, ये इसको फोल्ड करेंगे, इसको पूरे को फोल्ड करेंगे तो ये और ये अपने आपस में अपोजिट आएंगे, बट ये साइड में आएगा। ये वाला और ये वाला दोनों आपस में अपोजिट में आएंगे, बाकी ये साइड में आएगा। ये जहाँ सर्कल और 5 है ये एक साथ आएंगे, वो अपोजिट में, और यहाँ ये अपोजिट में, और ये वाला स्क्वायर और ये 4 ये अपोजिट में आएंगे जब फोल्ड करेंगे। इसमें देख लीजिए कौन सा वाला अपोजिट में, तो ये अपोजिट में नहीं है तो ये बन जाएगा। सेम 5 4 1 ये भी बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला है वो नहीं बन पाएगा। जब ये नहीं बन पाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन हो रहा है इसका, आपका ये खत्म हो गए डाइस वाले। अब डाइस के बाद मैंने बोला था कि आपको स्टेटमेंट वाले कराए जाएंगे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में पहले कथन दिया रहता है, मतलब कि स्टेटमेंट, और दूसरा होता है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। इसी में दो टाइप के होते हैं। ये निष्कर्ष है, इसमें एक आता है अजम्पशन मतलब कि धारणाएं, एक आता है कॉज ऑफ एक्शन यानी कि मान्यताएं, सॉरी एक कार्रवाई है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पढ़ेंगे पहले स्टेटमेंट, फिर जो निष्कर्ष बोल रहा है उसके बेसिस पे बताएंगे कि हमारा आंसर क्या है। इसको और जूम कर देता हूं, आपको शायद विजुअल हो रहा है कि नहीं बता सकते हैं आप लोग, विजुअलिटी क्लियर है? हाँ, आई थिंक अब तो क्लियर होगी। तो इसको देखिए, अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए तरीका होता है क्या, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपको मेनली इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको कथन पढ़ना होता है। इसमें कथन पढ़िए, उस कथन के बेसिस पे निष्कर्ष दिया है या अवधारणा दी है, कार्रवाई दी है, उसके बेसिस पे देखना है और माइंड लगाना है सिर्फ कि हो सकता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि देश दुनिया में हो रहा है, उस टाइप से नहीं। जो लॉजिकली है, जो इथिकली है, और जो समाज में चलती हैं चीज़ें, जो लीगल है। ऐसा नहीं कि इलीगल चीज़ें, समाज में इलीगल चीज़ें भी चलती हैं पर यहाँ नहीं चल पाएंगी। यहाँ आपको सबसे पहले लीगल, दूसरा लॉजिकल, और थर्ड इथिकल। ये 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। ये 3 चीज़ें अगर वो कर रही है, अप्लाई हो रही हैं तो कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद आप जानते ही है MP, कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत मतलब घूस मांग रहा है, घूस ले रहा है। पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट मिली, एक शिकायत मिली कि अपने सांसद जी हैं, वो टेंडर जारी करने के लिए किसी काम के लिए
जो भी है उसके लिए रिश्वत मांग रहे हैं किसी से। तो अब आ गए निष्कर्ष, इसके बेसिस पे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, इसके बेसिस पे हम निष्कर्ष निकालेंगे। इसके बेसिस पे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि जो बोला है उसमें सही है कि नहीं। पुलिस अधिकारी को मामले की जांच, जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करते जाइए, करने और सांसद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पुलिस अधिकारी को जांच करनी चाहिए, पहले देखिए रंगो हाथ नहीं, पहले जांच फिर उसके बाद रंगे हाथ। अगर जांच जब पाया गया तो पकड़े जाएंगे। जांच ही अगर बोला कि किसी ने झूठी कंप्लेन कर दी है फंसाने के लिए कि अफवाहें फैला देते हैं, तो फिर रंगे हाथ पकड़ने का क्या फायदा, क्योंकि वो गलत थी। दूसरा है, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। अगर और शिकायतें मिलेंगी, वो शिकायतें भी झूठी हुई, फिर क्या है, पुलिस अधिकारी पकड़ तो सकता नहीं है क्योंकि सांसद जी है, पुलिस अधिकारी का तबादला कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। वैसे ही पावर होती है यहाँ पॉलिटिक्स में। तो वो देखना नहीं है कि अपने को क्या मेनली इथिकली क्या है। पुलिस वाले को ऐसे भी डरना नहीं चाहिए कि वो सांसद जी है तो उनके वो गलत करे तो करते रहे। गलत किया है, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, राज्यपाल हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉयर हो, या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट में किसी भी पोजीशन में बैठा हो, गवर्नमेंट मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में किसी पोजीशन में बैठा हो, चाहे वो गवर्नमेंट में बैठा हो, जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। उसके लिए पुलिस हमारी है। तो पुलिस ये नहीं देखेगी कौन क्या है, पुलिस देखेगी कि अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलेगी, उसे पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा, और कार्रवाई चलेगी। अगर दोषी नहीं है फिर हम किसी पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दोषी वाले को ही पकड़ा जाएगा। तो इसमें बोला है पुलिस अधिकारी को जांच करने और सांसद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है, निष्कर्ष इस पर निकल रहा है, क्योंकि शिकायत मिली है तो ऐसे नहीं बोल सकते कि झूठी शिकायत होगी, क्योंकि झूठी शिकायत के बेसिस पे भी केस बनाए जा सकते हैं। बट अगर झूठी नहीं है तो फिर ये तो बोलेंगे कि आपने केस दर्ज क्यों नहीं किया। कोर्ट तो पूछेगा कि आप कोई कंप्लेन करने आए, जैसे एफआईआर लिखाते हैं, एफआईआर झूठी भी लिखा देते हैं और सही भी होती हैं, पॉसिबिलिटी है दोनों की। बट एफआईआर पुलिस का काम है कि आप झूठ लिखो या सही बोल रहे हो। सबसे पहले पुलिस एफआईआर लिखेगी, उसके बाद वो जांच करेगी। जांच में अगर दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई करेगी, दोषी नहीं पाया गया तो उसे रिजेक्ट कर देगी एफआईआर को। ज़्यादा बार होगा तो उसको पेनल्टी दे दी जाएगी कि तुम बार बार झूठी वो क्यों दे रहे हो। तो इसमें क्या है, पुलिस को अधिकारियों जांच करनी चाहिए और सांसद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, दोषी पाया गया तो कोशिश नहीं करना ही है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इससे निष्कर्ष सही निकल रहा है कि पहले जांच पहले है, रंगे हाथ बाद में है। जांच में गलत पाया गया तो रंगे हाथ का पकड़ेंगे। ठीक है, सेकंड वाला है, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। कैसे, ये कुछ और शिकायतों का, एक शिकायत के बेसिस पे कहाँ जांच करेंगे। बट पुलिस का ये वो नहीं है रूल। पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट जो इस समय अभी चेंज भी हो रहा है, जिसको सीआरपीसी था ना, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों में चेंज कर दिया है। तो उसमें क्या है, पुलिस को कि तुम्हें शिकायत मिले चाहे वो झूठी हो सही हो, आपको सबसे पहले शिकायत दर्ज करनी है। किसी भी नागरिक के द्वारा आपको शिकायत मिले उसको दर्ज कीजिए, जिसको हम बोलते हैं एफआईआर। पहली एफआईआर, उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर उस पर एक्शन लीजिए, मतलब जांच कीजिए। सॉरी, पहले दर्ज कीजिए, दर्ज के बाद जांच कीजिए। जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो एक्शन लीजिए, अगर जांच गलत है तो उसको कैंसिल कर दिए। तो जांच तो पहले करनी चाहिए। कुछ अधिकारी कुछ और शिकायतों की इंतजार करना चाहिए। क्यों इंतजार करें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये फर्स्ट ही होती है, पहली बार में ही आपको लिख लेनी चाहिए। यानी कि ये वाला हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ और इन शिकायतों का इंतजार करेगा इसलिए कि सांसद है, नहीं, जांच कर सकता है, इंटरनली जांच कर सकता है, सोर्सों से पता कर सकता है कर रहे हैं कि नहीं। बाद में रंगे हाथ पकड़ेंगे ना, जाके छुप छुप के देख सकते हैं सीबीआई के जैसे अपने सिविल ड्रेस में। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निष्कर्ष एक मेल खाता है। निष्कर्ष एक मेल खाता है। आपको समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ के एमपी जी है, सांसद है तो इनको छोड़ दीजिए, क्या है बड़े हैं ट्रांसफर करवा देंगे, करवा देंगे, नहीं। जो रूल है मैंने आपको बताया था, लीगली, लॉजिकली और एथिकली, इन तीन के बेसिस पे चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, अब ये वाला पढ़िए, ये आपको क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चनों को पहले कथन दिया उसको पढ़िए, फिर निष्कर्ष पे चलिए। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, आपको अगर ये विजिबल नहीं हो रहा हो तो। आई थिंक विजिबल है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है,
ये बोला है राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों के बीच एक आकलन का आयोजन किया, मतलब सर्वे करवाया अपने ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षक थे ना ट्रेनिंग, उनके बीच में। उसमें क्या बोला, आयोजन करा और उनके प्रदर्शन को अनिवार्य स्तर से नीचे पाया। मतलब कि ये कौशल विकास, राष्ट्रीय कौशल विकास समिति मतलब एक समिति थी, उसमें उसके जो एम्प्लॉय थे उनका सबका सर्वे वो करवाया सर्वे, और उसमें पाया गया कि जो चाहिए, जो एलिजिबिलिटी चाहिए, जो उनको अनिवार्य प्रदर्शन चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, उससे सब नीचे हैं। तो इसके बाद बोला कि निष्कर्ष क्या जाएगा, निष्कर्ष में चलते हैं। समिति को मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। ये बोल रहा है अगर वो परफॉर्मेंस कम पाया गया है तो उसी को चेंज कर दीजिए, परफॉर्मेंस कम पाया गया है तो परफॉर्मेंस वाले जो मानक हैं उसी को संशोधन कर दीजिए। सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए, मतलब उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसको सुधार करनी चाहिए। पहले बनाया गया था तो सोच समझ के बनाया गया, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसका मतलब है ये वाला गलत होगा। पहले ही रिजर्व तो नहीं कर सकते संशोधन, बाद में लगा कि बहुत पुराना हो गया है तो संशोधन कर सकते हैं, ये नहीं। प्रशिक्षण पे आयोजन कर सकते हैं, बट ये सुधारात्मक पाठ्यक्रम क्यों? क्योंकि उनका अनिवार्य स्तर है, उससे नीचे है, तो परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, ना कि उसको पहले संशोधन करना है। समिति को खराब प्रदर्शन करने वालों को हटा देना चाहिए और नए प्रशिक्षकों को रख देना चाहिए। अब इसमें ये बात भी है कि समिति को जो परफॉर्मेंस जिसका डाउन है उसको हटा दो, ये भी सही नहीं है। अगर पहली बार सर्वेक्षण कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्रदर्शन मतलब कि परफॉर्मेंस, तो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस डाउन कैसे है। आप किसी चीज पर्टिकुलर चीज में परफॉर्मेंस आपका डाउन है तो उसको पहले ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनका परफॉर्मेंस डाउन है फिर उन पर कंप्लेंट, मतलब उनको दंडात्मक कार्रवाई कीजिए, उनका वेतन रोक लीजिए, उनकी सैलरी रोक लीजिए, कुछ सैलरी काट दीजिए। 3-4 अगर फिर भी परफॉर्मेंस डाउन आ रहा है तो फिर लास्ट में जाके होता है हटाने का। जैसे गवर्नमेंट में नहीं होता है, प्राइवेट में होता भी है कि उसको सीधा हटा दिया जाएगा कि आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट में ये कार्रवाई कर सकते हैं जो लीगली है और इथिकली भी है वो, तो इसमें ये भी नहीं होगा। समिति को मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षणों का आयोजन करना चाहिए। अब इसमें ये बोला है शीघ्र, उस पर इतना वो नहीं है, तो इसका मतलब हमारा कहाँ जाएगा ना, या तो निष्कर्ष 1 या मेल खाता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों मेल खाते हैं, केवल या नहीं यहाँ होगा ना, मतलब कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 मेल खाता है, मतलब कि आंसर हो जाएगा डी। मतलब दोनों में से कोई भी निष्कर्ष मेल नहीं खा रहा है। तो इसका समझ में आया आपको, देखना है लॉजिकली क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर ये नहीं है कि आपको आ रहा है तो हम करेंगे, लीगली और लॉजिकली भी वो करेक्ट होना चाहिए, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब ऐसे इसको देखिए, ये कथन और ये धारणा वाला आ गया। ये धारणा क्या बनाई जा सकती है, बोला था कि मेरी उस किसी व्यक्ति के उसमें परसेप्शन अलग है, मतलब धारणा मतलब परसेप्शन या एजम्पशन ये होता है। तो मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के प्रति मेरी धारणा ऐसी है कि वो तो गड़बड़ आदमी है, वो तो लड़की ऐसी है, वो तो ऐसा है वैसा है, ये वही धारणा है। वो धारणा कैसी बनाई जा सकती है, कैसे बनती धारणा है, कुछ देखते हैं, ऐसे नहीं कि मन से आया बता दिया, कुछ देखेंगे उसमें, उसके कैरेक्टर को देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे कि अपने दोस्तों को अपने पैसे उधार दे दिए, किसी को जरूरत थी, बोला कि भाई जरूरत है पैसे की, बाहर रह रहे हैं सब लोग तैयारी कर रहे हैं, अब पैसे दे दिए उधार, बोला ठीक है चलो पैसे ले लिए। अब बोलता है वो कि मैं अगले 1 तारीख को दे दूंगा, क्योंकि सबके रेंट घर से आते हैं, रेंट के पैसे, तो उसने 25 तारीख को मांगा, बोला 5 दिन बाद दे दूंगा, 10 दिन बाद देखूंगा, या बोल दिया कि मेरी 1 तारीख को पैसे आएंगे उस समय दे दूंगा। आपने बोला ठीक है जब तक मुझे जरूरत भी नहीं है और तेरे को इमरजेंसी है काम हो जाएगा। फिर आपने उसने जो वादा किया था उस समय पे आपने मांगा नहीं, ये दे देगा अपने, 2-4 दिन और निकल गए, फिर आपको लगा कि नहीं मेरे को जरूरत है, तो आपने मांगा, वो मना कर दिया सिर्फ कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी मैं दे दूंगा, वो टालता रहा। तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी क्या धारणा बन जाएंगी कि ये झूठा आदमी है, ये देता नहीं है, ये गलत बोलता है, अपने वादे पे खरा नहीं करता है। तो इसी हिसाब से धारणाएं क्या बोलती है, इसमें बोल रहा है समसामयिक विषय, मतलब कि करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार से नोट्स बनाने चाहिए। ये बोल रहा है इसका स्टेटमेंट कि करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार से नोट्स बनाते रहना चाहिए। देखते हैं धारणा क्या है। समाचार पत्रों के बिना करंट अफेयर की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती, ऐसा है, समाचार पत्रों के बिना नहीं की जा सकती। जब समाचार पत्र नहीं थे, जैसे अभी है, अभी डिजिटल का जमाना है, आज समाचार पत्र आप ना पढ़ो, मतलब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, फिर भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो ना, उसमें नोट्स बनाने नहीं बनाने, आईएएस बनते हैं, यूपीएससी से क्लियर करते हैं, एसएससी क्लियर करते हैं, या कोई अगर और एग्जाम क्लियर करते हैं, वो जरूरी नहीं है वो नोट्स बनाए। हाँ नोट्स बनाएंगे तो बेटर हो सकता है, बट अगर नोट्स नहीं बना रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिलेक्शन नहीं होगा, ये कोई कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है। इसका मतलब है कुशलता से नहीं की जा सकती करंट अफेयर के ना, कुशलता से, ये बोला कुशलता के साथ नहीं की जा सकती, ये तो बात सही है। ये जो पेपर में करंट अफेयर आ रहा है उसके तुम नोट्स बनाने चाहिए, बोल रहा है, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो तैयारी कैसे होगी, फिर करंट अफेयर कहीं ना कहीं से तो पढ़ना पड़ेगा ना।
वो न्यूज़पेपर से पढ़ो, मैगजीन में भी क्या है, न्यूज़पेपर का है। तो बोला कुशलता से नहीं की जा सकती, ये बात तो सही है, कुशलता के साथ तो नहीं की जा सकती, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये बोलता है तैयारी हो ही नहीं सकता सिलेक्शन, तो गड़बड़ हो जाती है। ये बोला है कुशलता के साथ नहीं किया जा सकती, स्किलफुल, तो सही है। रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी की जा सकती है, ये स्टूडेंट सही है। अगर करंट अफेयर के नोट्स बनाएंगे तो और बेटर तैयारी की जा सकती है, नहीं बनाएंगे तो उसमें बेटर हो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है आप याद कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे, बस डेली शायद आप पढ़ सकते हैं, शायद एक लास्ट में कंपैरिजन पढ़ लिया, जैसे करंट अफेयर का आता है 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, तो डेली पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। लोगों को लगता है डेली क्या पढ़े, जो पढ़ रहा है उसको तो बेटर मिलेगा, उसके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे, तो वही है। तो इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, या तो धारणा 1 या ये 2 में निहित है, ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 में निहित है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका हो जाएगा धारणा 1 और धारणा 2 में निहित है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कुशलता के साथ की जा सकती है, सही है, की जा सकती, कुशलता के साथ नहीं की जा सकती बिना समयों के, हाँ ये भी हो सकता है। अब ये दोनों कंट्रोवर्सी टाइप के हैं। अगर रोजाना आप पढ़ोगे तो अच्छे से तैयारी की जा सकती है, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो इसका मतलब तैयारी नहीं की जा सकती। आप रोजाना पढ़ रहे हो तो ये बोला है कि बिना तैयारी नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा। आप ये पढ़ रहे हो तो ये वाला गलत हो जाएगा कि आप कुशलता के साथ नहीं तैयारी कर सकते, बट इसमें बोला रोजाना पढ़ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा कि या तो धारणा 1 सही है या 2 सही है, क्योंकि बिना करंट अफेयर के और करंट अफेयर के साथ में, रोजाना करंट अफेयर साथ में, ये 2 में से जो धारणा है वो एक ही सही हो सकती है। किसी व्यक्ति या किसी के प्रति परसेप्शन बनाने पर 2 अपोजिट चीजें नहीं हो सकती, एक ही बनेगी तो फिर धारणा बन जाएगी, दूसरी बनेगी तो बन जाएगी, दोनों एक साथ होंगी तो माइंड में गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसको कैसे जज करेंगे क्या है क्या नहीं है, कि इसी कंडीशन बेस पे, इस कंडीशन में ऐसा है, इस कंडीशन में ऐसा है। बोलते ना कि आदमी तो अच्छा है, आदमी बुरा नहीं है, दिल का बड़ा अच्छा है, थोड़ा गड़बड़ कर जाता है, दिल का बड़ा अच्छा है, तो उस टाइप से हम समझ नहीं पाते कि क्या परसेप्शन बना रहे हैं। तो हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बस आपको देखना है कि किस टाइप से इनको करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखो आपको 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे स्टेटमेंट में कंक्लूजन वाले, मतलब कि निष्कर्ष वाले, निष्कर्ष 2 क्वेश्चन करा दिए आपको, स्टेटमेंट प्लस धारणाएं, अब एक क्वेश्चन है ये आपका कार्रवाई, मैंने आपको बताया था कार्रवाई है, मतलब कि कॉज ऑफ एक्शन। कुछ स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन कौन सी तैयार वो किया सकती हैं, कार्रवाई की जा सकती है। या आपको बोला कि आपको जूनियर असिस्टेंट बनना है या आपको पीसीएस निकालना है, तो उसके ये हो गया आपका स्टेटमेंट। किसी घर वालों ने बोला कि आपको निकालना है, या किसी से आप वादा करके कि मुझे निकालना है। अब उसके बेसिस पे कार्रवाई क्या की जाएंगी, मैं डेली पढ़ूंगा, डेली करंट अफेयर पढ़ूंगा, डेली अपने नोट्स पढ़ूंगा, डेली नोट्स बनाऊंगा, आंसर राइटिंग करूंगा, ये करूंगा, टेस्ट दूंगा, टेस्ट के बाद उसको रिवीजन करूंगा, फिर 7 दिन का एक शेड्यूल बनाऊंगा, पर डे का, 7 दिन का, महीने भर का और साल भर का, ऐसे बनाओगे तो ये होती है कार्रवाइयाँ। बाद में बोल दो कि नहीं नहीं मैं डेली पार्टी करूंगा, पढ़ाई भी करूंगा पार्टी भी करूंगा, ऐसा नहीं होगा, तो कार्रवाई में गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बोला दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोगों को डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं, लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। दिल्ली में देखा है इस बार बाढ़ आई थी तो डेंगू फिर चालू हो गया है बाढ़ के चक्कर में, तो डेंगू से पीड़ित होते हैं, हो जाते हैं। तो इसमें कार्रवाई क्या कर सकते हैं, अब देखिए क्या बोल रहा है, शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के तुरंत उपाय उठाने चाहिए। सही है, डेंगू पीड़ित हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, नगर निगम प्राधिकरण मतलब कि जो म्यूनसिपलिटी वाले हैं वो आएंगे, नाला वाला साफ करवाएंगे, और जो पानी भरा है बोलेंगे कि आपके घरों में घड़े हैं या पानी जहाँ जमा हो जाता है उसको खाली कर दें, कूलर है खाली कर दें, अगर चल भी रहा है तो उसमें दवाइयाँ डाल दें, क्योंकि मच्छरों को पनपने नहीं दें। ये क्यों, कौन बोलता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है। जैसे दिल्ली सरकार ने बोला था कि आपके जहाँ आसपास पानी दिख रहा है जमा, उसको आप निकाल दीजिए, फ्रेश भरिए डेली। कूलर इस समय मौसम में काम नहीं करते हैं, अगर कूलर में पानी भरा है तो कूलर के पानी को आप भर के डेली फ्रेश भरिए, या उसमें दवाई मिला दीजिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देती है। नहीं तो मिट्टी का तेल है और बाकी ऐसी चीज दवाई आती है वो मिला सकते हैं, इससे वो मच्छर का लार्वा होता है डेंगू का, वो मर जाता है। तो ये एक्शन हो सकता है कई म्यूनसिपलिटी का है कि बरसात के मौसम में, कि बरसात के मौसम में डेंगू फैलता है, मच्छर पनपने की ज्यादा संभावना उस समय ही है। सेकंड है, दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों को चले जाना चाहिए। स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट तीसरा है, ये 2 है 1 है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों में चले जाना चाहिए। इससे कोई हल निकलेगा, गवर्नमेंट को भी लगेगा कि कैसे लोग हैं, बरसात का मौसम साथ में लड़ेंगे
सफाई कीजिए, नहीं डेंगू फैलेगा, सिंपल ज़्यादा। तो इसके लिए कहीं दूर चले जाएं, ये तो सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ भी बरसात है, सेम केस वहाँ भी हो सकता है। दिल्ली में ज़्यादा प्रकोप फैलता है क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है और थोड़ा एरिया भी ऐसा टाइप का कंजेस्टेड, तो उसमें पानी फैल जाता है, पानी जमा हो जाता है नदियों में, वो सॉरी रोडों पे, बाहर कहीं भी नाले हैं इतने खुले खुले बड़े बड़े। पर ये इसका सॉल्यूशन ये नहीं कि आप निकल जाइए कहीं भी, दिल्ली से अपने गांव चले जाइए, एक आध दो जा सकते हैं, पूरी दिल्ली थोड़ी जा सकता है। तो ये वाली कार्रवाई सही नहीं है। तीसरा है, लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने के साधन उपाय करने चाहिए। हाँ ये तो है, आपने सब सफाई कर लिया अपने आसपास, उसके बाद भी आपको मच्छर लग रहे हैं, तो क्या करते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, जो भी है रिफिल वगैरह वो लगाते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं और धुआं कर देते हैं। गांव में भैंसों का धुआं कर देते हैं तो उससे सारे मच्छर भाग जाते हैं। आप यहाँ भी धुआं करके रूम को बंद करके रख दीजिए, धुआं भर जाएगा, तो धुआं निकल जाए धीरे धीरे, आप सो सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय मच्छरदानी, मच्छरदानी लगाइए, उसके बाद आप चैन से सोइए, पढ़िए, कुछ भी कीजिए अंदर बेड पे, मच्छर एक भी नहीं आएंगे, बाहर ही भिनभिनाते रहेंगे, आप डेंगू से बचेंगे और आप परेशानी नहीं आएगी। तो ये वाली कार्रवाई सही है। तो इसका मतलब है कि कार्रवाई 1 और कार्रवाई 3 दो सही हैं, तो 1 और 3 अनुसरण करती है। समझ में आया आपको कैसे देखना है? कार्रवाइयाँ पहले स्टेटमेंट है, उसके बाद क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हो गए आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के साथ में ये ऑर्डर वन वाले 4-5 क्वेश्चन लिए हैं कि समझ में नहीं आता, मैंने भी देखे थे कि इनमें क्या बताना क्या चाह रहा है, कैसे देखें कि हम इसमें ये ऑर्डर वन है, क्योंकि सबका सब एक जैसा मतलब है, तो पहले देखेंगे कैसे। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए, इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी और इंग्लिश में रखा है। आपका ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम के तो आप हिंदी पढ़ेंगे, या इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश ही पढ़ेंगे, दोनों पढ़ लीजिए, जहाँ समझ में आए। क्लियरिटी नहीं आ रही है दूसरी लैंग्वेज में पढ़ लीजिए, आसान हो जाएगा। हिंदी मीडियम के लिए जैसे ही पढ़ेंगे कि 5 शब्द दिए हैं, 1 2 3 4 और 5। अब पांचों में से कोई एक बेमेल है, अलग है, तो उसको छांटना है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए कौन कौन सा। तो पढ़िए, इसको देखिए, इसमें क्या है, और बड़ा कर देता हूं। इसमें देखिए क्या है, यह अर्धवृत्त, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार और अर्ध स्वरकर। इसमें समझ में आ रहा है कुछ है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अर्धवृत्त और अर्धविराम, ये तो समझ लिया कि मैथ की चीज है। आधा गोला, अर्धविराम, पूर्ण विराम, वो भी समझ में आ गया। सेमीफाइनल, सेमिनार और ये अर्ध स्वरकर, ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ये बोलता है सेमी सर्कल, सेमी कॉलन, सेमी फाइनल, सेमिनार और सेमीटोन। इसका मतलब है सेमी, सेमी के बारे में बात कर रहा है, यहाँ अर्ध अर्ध बात कर रहा है, यहाँ अर्ध कुछ नहीं था, तो सेमी के बारे में बात कर। सेमी मतलब कि हाफ। तो यहाँ क्या मतलब है, चारों में बस ये देखना है कि आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है। ये पांचों में 4 तो ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, इनका मतलब एक जैसा जा रहा है, कि वो उसका मतलब ये इस टाइप का है, बट ये होगा एकदम डिफरेंट होगा। अब सेमी है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, मतलब कि आधा वृत्त। सेमी कॉलन, कॉलन होता है आपका कॉलन कॉमा सेमी कॉलन, ये होता है आपका, ठीक है। तो सेमी कॉलन मतलब कॉलन का आधा, ठीक है, कॉलन का आधा, हर चीज में आधा हो रहा है। सर्कल का आधा सेमी सर्कल, कॉलन का आधा सेमी कॉलन, फाइनल का आधा, फाइनल से पहले क्या आता है, सेमीफाइनल, मतलब उससे जस्ट पहले आधा ही होता है। वो 3 टीमें होती है, उसमें दो टीमें लड़ती हैं, एक फाइनल पहुंच जाती है, जैसे IPL है, वर्ल्ड कप है। तो फाइनल का आधा सेमीफाइनल। अब सेमिनार, अब सेमिनार में नार का आधा सेमी, नार क्या होता है, कुछ नहीं। तो ये सेमिनार अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, ये किसी का सेमी नहीं है। चौथे में चलता है सेमीटोन। आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सेमीटोन भी नहीं सुना है, तो सेमीटोन बता दूं आपको क्या होता है। जो पियानो होता है ना, पियानो व्हाइट और ब्लैक वाले वो होते हैं बटन, उस व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो आधा वो बटन होता है, ऐसे कटा होता है, ये ब्लैक वाला होता है, और इसमें इस टाइप से होता है, ये वाला आधा होता है ना, ये वाला पोर्शन, इसको बोलता है सेमीटोन, मतलब आधा वाला बटन। तो इसमें भी टोन जो पियानो में आता है, तो सेमीटोन मतलब वो आधा वाला बटन, मतलब इसमें भी आधा आ रहा है। बट सेमिनार है, ये किसी से रिलेटेड लेना देना नहीं। सेमिनार एक अलग से है, जिसमें इसने लिख भी दिया है संगोष्ठी। जहां एग्जामिनर कुछ एक्स्ट्रा लिखे ना, समझ लेना आंसर वही होता है मैक्सिमम टाइम, पूरा नहीं, मैक्सिमम टाइम वही होता है। इसने सेमिनार को इसलिए संगोष्ठी लिख दिया, तो संगोष्ठी सेमिनार, सेमिनार आपका आंसर हो जाएगा। इधर संगोष्ठी है कि संगोष्ठी किसी का आधा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आधी बैठी आधी संगोष्ठी बैठी है फिर कुछ, ये कंप्लीट अपने आप में वर्ड है। इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे देखना है, इस टाइप के क्वेश्चनों में और कंफ्यूजन होता होगा, समझ में नहीं आता है कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे इसको देखिए। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें दिया है भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। इंग्लिश में बता दूं, भौतिकी मतलब फिजिक्स,
रसायन मतलब केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी और बायोलॉजी। अब इसमें अपन को समझ में आ रहा है कि पांचों की पांचों सब्जेक्ट के नाम है। सब्जेक्ट के नाम पर इसमें डिफरेंट है क्या चीज, अलग से क्या चीज है, देखिए आप क्या चीज है अलग से, समझ में आ रहा है आपको इसमें। देखिए भौतिकी, भौतिकी मतलब फिजिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है अलग से, लोग फिजिक्स लेते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री अलग से है, लेते हैं लोग, ठीक है। ज्योग्राफी है एक सब्जेक्ट है अलग से स्ट्रीम है। वनस्पति विज्ञान, इसको जानते हो, इसको बोलते हैं बॉटनी, ये होता है आपका बायोलॉजी, ये होता है आपका जियोग्राफी। ये तो ये सब्जेक्ट है, बट ये बॉटनी है, एक सब्जेक्ट नहीं, एक स्ट्रीम नहीं है। बॉटनी बायोलॉजी का ही पार्ट है। बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, डेंटल, ये सब क्या है, बायोलॉजी के पार्ट है, यानी कि ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट है। तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ये अपने आप में एक संपूर्ण सब्जेक्ट है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, कंप्लीट एक स्ट्रीम है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आते हैं बॉटनी, जूलॉजी और बाकी सब स्ट्रीम। ज्योग्राफी अपने आप में कंप्लीट है, ज्योग्राफी किसी के अंडर में नहीं आता है। ऐसे केमिस्ट्री अलग है और फिजिक्स अलग है। अब ये सब साइंस के अंडर में आते हैं, पर साइंस इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो अपना डिफरेंट क्या हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान, मतलब कि बॉटनी आपका डिफरेंट हो जाएगा। आए समझ में, कैसे देखना है इनको, इस टाइप से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आएगी कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है, कि मेरे को क्या क्या याद करना है। पर एक बार समझ में आ जाएगा कि एक क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है आपको कि डॉलर, कार्टेज, दिरहम, लिम्पिरा और टका। डॉलर से समझ में आ गया कि ये किसी की करेंसी है, पर हमें कितनी करेंसी याद करनी चाहिए, सारी करेंसी याद करनी नहीं। ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं आप लोग, या लास्ट में 2 ऑप्शन बचे हैं तो उसमें एक को टिक कर दीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो, याद है तो अच्छी बात है। डॉलर है, ये करेंसी है, यूएस की है, किसी की हो, अपन को इससे लेना नहीं, कि यहाँ सिर्फ देखना है करेंसी है कि नहीं, क्योंकि ये मेनली करेंसी की बात कर रहा है। टका, इसको भी जानते हैं, बांग्लादेशी करेंसी है। अब बता दिरहम, दिरहम ये करेंसी है, यूएई से अपना वो हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, किसमें था, इंडिया रुपी और दिरहम में वो था, तो ये यूएई की करेंसी है। यूएई मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। अब लिम्पिरा और कार्टिस, ये दो में कंफ्यूजन है। ये दिरहम सुना ही होगा, किसी की भी हो ये मतलब नहीं, पर दिरहम सुना होगा, ये करेंसी है ये। बट लिम्पिरा और कार्टिस इसमें नहीं समझ में आ रहा है किसमें है, तो हम दो में कंफ्यूजन है कि या तो ऑप्शन आंसर होगा अलग जो बोला भिन्न, तो कार्टेज होगा या लिम्पिरा होगा। तो ऑप्शन दे चल सकते हैं, दोनों है, जैसे डॉलर कट जाएगा, टका कट जाएगा। अगर दिरहम भी नहीं पता है तो दिरहम ऑप्शन में है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कार्टेज और लिम्पिरा ये दो में नहीं पता है अपने को, क्योंकि जनरली नहीं सारी करेंसी याद रहती। जब दो नहीं पता है तो दो में से आप जो आपका इंस्टेंट बोले पहली झलक में, पहली बार में बोले कि नहीं कार्टेज आंसर है इसका, लगा दीजिए। दिरहम लिम्पिरा बोले, लिम्पिरा लगा दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को याद नहीं किया सकता कि कौन सा है, एक हद तक याद किया सकता है। तो इसमें लिम्पिरा है, ये होंडुरास की करेंसी है, नहीं पता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये होंडुरास की करेंसी है। कार्टेज है, कार्टेज एक पर्सन है, अमेरिका के व्यक्ति है, उनका नाम है फेमस। बाकी कार्टेज कुछ और भी हो सकते हैं, बट ये करेंसी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्टेज। तो ऐसे क्वेश्चनों में टेंशन नहीं लेनी है अपने को, टेंशन नहीं लेनी, देखना है, ऑप्शन से जाना है। दो तो अपने रिजेक्ट कर दिए, अभी दो में अपनी 50% प्रोबेबिलिटी है। 50% प्रोबेबिलिटी में या तो सही होगा या गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, चांस ले लेते, नेगेटिव मार्किंग है जो मार दीजिए। दो में चार में से, चार में से सही हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, गलत हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाती है, हाफ है, या तो 100% सही होगा या 100% गलत होगा, यही होगा। तो इसमें चांस है कि सही होने के, पहली स्टेट में आ रहा है वो लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको करेंसी को याद नहीं कर सकते हम, याद कर ले तो अच्छी बात है। अब आ गए हैं अनुच्छेद वाले, मतलब कि पैराग्राफ वाले। पैराग्राफ वाले क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, विजिबिलिटी, ठीक है। पैराग्राफ वाले क्वेश्चनों को पढ़िए और क्वेश्चन को देखिए, जो विकल्प दे रहे हैं उसके हिसाब से चलिए। बोला अनुच्छेद को पढ़िए, पढ़ते हैं, चले देखिए। प्रारंभ से ही शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि यह अध्ययन, ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देता है। मेनली शिक्षा के बारे में बात हो रही है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह वो मुख्य तत्व है जिससे जीवन को आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फायदे हैं। शिक्षा एक बहुत ही अच्छा साधन है जो सभी को उसके जीवन में लाभान्वित करता है। मतलब कि एजुकेशन की बात हो रही है, पढ़े लिखे की। अगर शिक्षा है तो उसके जीवन में भरपूर लाभान्वित होगा। अध्ययन
और कौशल का विकास होगा, ज़्यादा महत्व है इसका, आकार मिलता है उसके जीवन को, ये क्योंकि मुख्य तत्व है। अब बोले क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है। मतलब जो बोला है ना, सिर्फ बोला है, इसमें देखना है सिर्फ इसके अकॉर्डिंग बोला है, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। ये बोला है शिक्षा व्यक्ति के समाज में सशक्त बनाने में सक्षम बनाता है, इसमें नहीं बोला है, बट शिक्षा का मूल मतलब है, तो शिक्षा से रिलेटेड क्या है, समाज में एक सशक्त बनाने में सक्षम बनाता है, सही है। मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है, इसने बोला नहीं, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, नहीं वाले को, एक लाभों में सही नहीं है। शिक्षा से समाज में सशक्त बन सकते हैं, बन सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, ये ऑप्शन का नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़िए। यह समाज के सभी लोगों को समानता की भावना देता है, इक्वालिटी किससे समझ में आता है, शिक्षा से। आज अशिक्षा के पहले अशिक्षा थी तो लोग डिफरेंस क्रिएट करते थे कि ये उस जात का है, इस जात का है, ये ऊंचा है, ये पैसे वाला है, वो वाला है। अगर शिक्षा आती है तो शिक्षा से क्या होता है, समानता की भावना पैदा होती है, जो हमारे प्रस्तावना हुई है संविधान के, समानता की भावना पैदा होती है। ये किसकी वजह से, शिक्षा की वजह से। आज शिक्षा का प्रसार हो रहा है हर जगह, हर क्षेत्र में, हर जाति के लोगों में शिक्षा का विकास हो रहा है। बाबा अम्बेडकर जी बोलते थे अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा। क्यों, क्योंकि उसका कारण है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी अगर होगी तो शिक्षित नहीं होगा। इक्वालिटी लाने के लिए आपको शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। गांधी जी बोलते थे नहीं, लोग का मन का है, लोग सुधरेंगे, हृदय पर गिलेगा तो हो जाएगा, पर नहीं, भीम अम्बेडकर बोलते थे नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये हो जाएगा। यह लोगों को मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी है और समझदार है, पढ़े लिखे और समझदार में अंतर होता है। पढ़ा लिखा भी आदमी डिप्रेशन में जाता है, बेवकूफ़ियाँ करता है, वो गलत चीज़ें भी कर सकता है, बट समझदार भी होगा ना तो वो चीज़ों से बच जाएगा। वो सोचेगा कि यार मेरे लिए है, ये प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आती है, मेरी अकेली ज़िंदगी में थोड़ी है। बोलता है ना कि मैं अपना गम देखा तो सबसे बड़ा लगा, पर मैंने औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कि हर की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। तो वही है, शिक्षा क्या करती है, मानसिक, मेंटली, सोशली और बौद्धिक, यानी कि मेंटली ये आपको सशक्त बनाती, सही है। पर ये बोल रहा है व्यक्ति जीवन को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, एक अधिकार की बात कर रहा है, ना कि इससे लाभ कर रहा है। ये लाभ नहीं है शिक्षा का। शिक्षा का अधिकार, यह प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, पर इस शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जिसको शिक्षा नहीं है उसको गवर्नमेंट ने बोल दिया है आपके फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज में ये शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल कौन सा है, 21A, ये आपका आर्टिकल है। बट इस पैराग्राफ से इसका कोई मतलब निकल रहा है नहीं, तो ये बोल रहा है कि एक लाभों में से नहीं, एक नहीं है, ये आंसर बी हो जाएगा। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। जो अनपढ़ है, जो शिक्षा नहीं है, उसको भी है, तो इससे शिक्षा के लाभों में से, इस ऑप्शन में से ये आपका हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे देखना है, सिर्फ पढ़ना है और समझना है। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही अनुच्छेद है, निर्णय लीजिए और मान्यताओं, ये मान्यता वाला आ गया, अजम्पशन वाला में से कौन सा अनुच्छेद निहित है। इसमें बोला है प्रत्येक विद्यालय जो मुक्त नाश्ता, ये मेरे लिए आपका मिड डे मील का, मिड डे मील वाला है। मिड डे मील आपको देखा है सरकारी स्कूलों में 1 से कक्षा 8वीं तक में सभी स्टूडेंटों को फ्री में खाना खिलाया जाता है, जो गाँव से आते हैं सरकारी स्कूलों में, कक्षा 1 से कक्षा 10वीं 8वीं तक में, तो उसमें खाना खिलाया जाता है और अच्छा न्यूट्रिशन है। एक विद्यालय जो मुफ्त नाश्ता प्रदान करता है ताकि छात्रों को प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित पोषक भोजन प्राप्त हो सके। ने जनवरी में इस सुविधा को बंद कर दिया, मतलब वो खाना खिलाता था पर जनवरी में उसने सुविधा को बंद कर दिया, क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी को जो उसका प्रबंध करती है उससे प्राप्त होने वाले दान में कमी आई है। हमारा एक चैरिटेबल सोसाइटी है, उसके जो पैसे मिलते थे उसे दान, उसमें कमी आई, इसलिए उसने बंदी कर दिया मिड डे मील, कि अब नहीं कराएंगे। ये तो गलत बात है। अगर नहीं मिल रहा है, कम कर दिया तो थोड़ा कम कर दीजिए या कहीं से और से व्यवस्था कीजिए, पर अच्छी चीज़ को, क्योंकि वो एक तो सोसाइटी चैरिटेबल है, चैरिटेबल सोसाइटी है, तो कमी आई है तो थोड़ा नॉर्मल आ जाइए, थोड़ा कम कर दीजिए, बट ये नहीं है बंदी कर दीजिए। बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी का ही काम नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन से चलते हैं। छात्रों को जनवरी से कोई पोषक भोजन नहीं मिल सकता। कैसी मान्यता है, पोषक तत्व नहीं मिल सकता। अगर बंद कर दिया तो सही बात है, नहीं मिल सकता है, तो इसको देखेंगे अभी पढ़ते ही। ऐसे में 4 ऑप्शन को पढ़िए, जो बेटर लग रहा है आंसर वो टिक कीजिए। ऐसा नहीं कि पहले ऑप्शन से सीधा टिक कर दीजिए। भविष्य में चैरिटेबल को दिए गए दान में और कमी आ सकती है, ये कोई लेना देना है। कमी आई है, आगे बढ़ सकता है। किसी ने देखा कि नहीं सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, बहुत दान दीजिए, या वो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला सकती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा ये काम है, इसके लिए हमें फंड नहीं मिल रहे हैं, हमारा काम यही है,
हम लोगों को हेल्थ देते हैं, खाना देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो हमारे पे इन्वेस्ट कीजिए। एक एक रुपये भी देगा तो हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनसंख्या है, बोलते ना कि मेरे 140 करोड़ भाइयों बहनों, तो वो 140 अगर एक एक रुपये भी दें तो 140 रुपये करोड़ हो जाएगा, और अच्छे काम के लिए हर आदमी देता है। तो ये वाला इसकी मान्यताओं में फिट नहीं बैठता है, ये गलत हो गया। चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा प्राप्त दान का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, ये सही बात है, तो इसको भी देखते हैं। तीसरा बोल रहा है कि परिवारों के पास या तो अपने बच्चों को पोषक भोजन प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, या वे इस बात से अनमित हैं कि पोषक भोजन क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। गरीब लोगों, गरीब गाँव में वहाँ अगर इसी मिड डे मील क्यों चलाई है, क्योंकि बताते ना कि हमारे देश में 30% गरीबी है। पहले 1/4 गरीबी हमारे देश में थी, 1/4 मतलब 25 से 30% लोग, 25 से 30 मतलब 125 करोड़ में थे, 25 से 30 मतलब 40 से 50 करोड़, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, तो ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये बोल सकते हैं कि ये दान सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, और ये जनवरी से पोषक तो बंद हो जाएगा। ये बोला है कि निर्णय लें और विकल्पों में से मान्यताओं में से कौन सा अनुच्छेद में निहित है, बस इसको देखना है। इसने वैसे अपन देखते हैं बाहर का, तो ये बोल रहा है कि अनुच्छेद में निहित है, मतलब पैराग्राफ में बोलना चाह रहा है, इसके हिसाब से क्या बोला है, बंद हो जाएगी। तो पोषक तत्व जनवरी छात्रों को जनवरी से कोई पोषक भोजन नहीं मिल सकता, पोषक भोजन तो छोड़ो कुछ भी नहीं मिल सकता है, तो ये हमारा सही हो जाए, क्योंकि ये उपयोग सामाजिक कल्याणों के लिए बोल तो रहा है सही, बट इसमें कहीं बोला नहीं है, और उसने बोला है पैराग्राफ में निहित है, तो उसके हिसाब से चलना है हमें। ठीक है, समझ में आया? जहाँ बोले पैराग्राफ से चलना है तो पैराग्राफ से चलिए, मैं वैसे मान्यताओं में पैराग्राफ से चलना है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं, एक क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया, पैराग्राफ दे दिया है, तो उसमें बोलता है ये होता है ये ऑप्शन। यूपीएससी के सी सेट में आता है, जो आजकल टप का टप होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए सेम वही क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाला ही, इसको भी पढ़िए और देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है प्रारंभ में ही शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है, किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन, यहाँ ये इसको देख सकते हैं, बड़ा कर दूं, ये भी पैराग्राफ वाला है। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है कि आए तो आप देखें और घबराएं नहीं, सीधा क्वेश्चन कैसे करते हैं सॉल्व, उस हिसाब से आंसर दे दें। भूचरण एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। भूचरण मतलब कि एरोजन, जो सभी भूमि के प्रारूपों को प्रभावित करती है। यह पानी और हवा के प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा एक क्षेत्र से ऊपरी मिट्टी के कटाव को दर्शाती है। ऐसी ऊपरी मिट्टी जो कार्बनिक पदार्थों और उर्वरक मिट्टी के जीवन और कृष्णा को होती है, फसलों की वृद्धि में प्रमुख रूप से योगदान देती है। भूचरण में से कृषि भूमि और उत्पादकता कम होती है, इससे जल प्रवाह आर्द्र भूमि और झीलों को प्रदूषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूचरण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को नहीं दर्शाता है। मतलब कि बोल रहा है जो इरोजन होता है ना, भूचरण होता है, वो किससे होता है, बरसात के पानी से होता है, हवा से होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है उससे होता है, इस सबसे होता है। इससे क्या होता है, ऊपर की मिट्टी होती है वो निकल के दूसरी जगह चली जाती है, तो वहाँ जो उर्वरकता होती है उसमें कमी आती है, वो जाएगी कहीं, वहाँ प्रदूषण करेगी कि नदी में जाके बह गई तो नदी का तल भर जाएगा मिट्टी से, तो नदी ऊपर उठनेगी तो उससे बाढ़ आ जाएगी, प्रदूषित होगी। वो सारी बता रहा है कि जल प्रवाह आर्द्र भूमि और झीलें सब प्रदूषित हो जाती हैं। तो उसमें बता रहा है कि इसको रोकने के लिए क्या उपाय नहीं किए जा सकते इन ऑप्शन के थ्रू। पढ़ते हैं। जल निकायों के लिए समुचित नहरों का उपयोग, हाँ सही है, समुचित नहरों का उपयोग कर देंगे तो वो उसको थोड़ा कम करेगा कि बाढ़ नहीं आएगी तो इरोजन नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। समुचित जुताई का उपयोग, समुचित जुताई मतलब होता है कि सीढ़ीदार खेतियां, जो पहाड़ों में देखी होगी आपने, पहाड़ है ऐसे, तो इसमें इधर है, ये थोड़ा ढलान टाइप की है, तो यहाँ अपन ऐसे जोत टाइप से बना के खेती कर लेते हैं। जैसे असम में है चाय की खेती होती है, आपने देखा होगा, ऐसे दूर ऊपर से देखने में लगता है। उत्तराखंड में, हिमाचल में, पहाड़ी एरियो में समुच्च खेती होती है, मतलब कि सीढ़ीदार खेती। इससे भी इरोजन क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि यहाँ से पानी बहेगा तो यहाँ रुक जाएगा, यहाँ से बहेगा तो यहाँ रुक जाएगा। सीढ़ी ऐसे लगाते हैं, मतलब कि मेड़ लगाते हैं मिट्टी की, जिससे पानी बहेगा। ढलान पे अगर नहीं लगाई तो नीचे चला जाएगा, तो मिट्टी को साथ में लेके चलाएगा। इससे क्या, सीढ़ियों से समुच्च खेती से ये पानी वहीं रुक जाता है, कम से कम इरोजन होता है। तो ये भी उपाय हो सकता है, ये भी हो सकता है। भूचरण मान्यता जाति के अनुचित कार्यों जैसे अत्याचारण, कृषि और अनुपयोगी पद्धतियों का परिणाम है। ये भी सही है। जब ज़्यादा ही ज़्यादा खेती को कर देते हैं, अत्याचारण कर देते हैं, मतलब पशु खा जाते हैं, तो वहाँ पेड़ नहीं उगते। पेड़ को खा गए तो पेड़ नहीं है, तो फिर मिट्टी है तो हवा चल रही है, पानी पड़ा, उससे क्षरण हो जाएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी सारी। तो ये है कि पेड़, जहाँ बोलते हैं ना, जब पेड़ होंगे वो मिट्टी को जड़ से रोके रखते हैं, तो बाढ़ को कम से कम
बाढ़ का इफेक्ट होता है ना, वो कम से कम करने देते हैं। ये भी सही है। वृक्षारोपण से भूमि को एक सुरक्षात्मक आवरण मिलता है और जल प्रवाह की गति धीमी होती है, क्योंकि जल प्रदूषण पर बहता है, जिससे भूमि अब अधिकांश वर्षा जल को अपने भीतर सोख लेती है। ये भी सही है। बट ये क्या बोला, निम्न विकल्पों में भूक्षरण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में से नहीं दिखाया जाता है। ये भूक्षरण को रोक सकता है, रोक सकता है। ये रोक सकता है, रोक सकता है। ये जल निकायों के लिए समुचित नहरों की व्यवस्था, और ये भूचरण को अतिचारण और कृषि ये रोक सकती है अगर नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी कर। बट ये देखिए, ये वाला पहला ऑप्शन, जल निकायों के लिए समुचित नहरों का उपयोग करना चाहिए। अगर जल निकायों के लिए नहरों का इस्तेमाल कर दिया तो उससे क्या भूचरण रुक जाएगा? पहाड़ों वाला भूचरण कैसे रुकेगा? अगर नहरें निकल गई नदियों से, नदियों से नहरें निकल गई, पहाड़ों वाला भूचरण कैसे रुकेगा? जो पेड़ कट गए हैं उसका भूचरण कैसे रुकेगा? तो ये भूचरण को उपाय कारगर नहीं है, मतलब कि ये क्रॉस कर दें। तो आंसर जो बोला नहीं है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए चारों आपको ऑप्शन बता रहा हूँ पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन करेक्टली क्या बोलना चाह रहा है। ऐसा ना हो कि आपने पहला ऑप्शन पढ़ा, बोला पहला सही है कि गलत बोल रहा है, पर बाकी और एग्जैक्ट और उस पर जाए, इसी वजह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन वो पढ़ लेते हैं। उसी टाइप से सेम पढ़ना है और पढ़ने का तो ऑप्शन को देखना है। कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों का खतरनाक स्तर बाजार में बिकने के वाले फलों सब्जियों में मिलता है। मतलब ये जो पेस्टिसाइड होते हैं वो खेती में यूज करते हैं, और यूज करेंगे तो अपनी फलों सब्जियों में आता है। ये आपको पता है। बोलते हैं कि खाना शुद्ध नहीं है, गाँव में अच्छा है, जिससे लोगों में असंतोष का माहौल है। किसान फसल की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में सस्ते रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि फसल उनकी खराब हो रही है। फसल खराब हो रही है तो क्या बोलेंगे? फसल सही करने के लिए वो पेस्टिसाइड लाए आएंगे, केमिकल। कीट कुछ समय बाद रसायनों में अपने को प्रतिरक्षक कर लेते हैं, और इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट कर देने की अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक पहले केमिकल डाला, कीटों को लग गया कि भाई साहब ये केमिकल है, मारता है। शुरुआत में कुछ मरे, कुछ बचे, कुछ मरे, कुछ बचे, और वो बच गए ना, उनको समझ में आया था कि ये नहीं करेगा, ये अब हमारा इम्यूनिटी बढ़ गई है इसके प्रति, तो फिर डालेंगे, वो बच्चे के बच्चे रह जाएंगे। फिर खराब हो रही है फसल डालने का, फिर वो और खतरनाक वाले केमिकल लेके आएगा। भाई साहब इससे काम नहीं चल रहा है, और तगड़े वाला दीजिए। इम्यूनिटी बन गई है उनकी। तो कीटनाशक ऐसे होते हैं। हालांकि सरकार इस पर दुष्कर्म को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाई। अब सरकार को उपाय लगाना पड़ता है कि ये मार्केट में केमिकल रुकेंगे, बचेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं, तो खेती में क्या यूज करेंगे? वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फसलों को नुकसान होता है, क्योंकि वो हमारे सीधे खाते हैं तो अंदर तो जाता है। जब ये आजकल बीमारियां होती हैं, देखा होगा बच्चों के बचपन में ही चश्मे लग जाते हैं, आंखों का इम्पैक्ट आता है, कोई कैसे भी पैदा हो रहा है, कभी उसके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम हो गई है, तो वो सारी चीज़ें किस वजह से? खान पीन की वजह से, क्योंकि इससे स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है खाने का, और खाने में ही आपको शुद्ध ना मिले। जैसे बोलते ना, गाँव में अच्छा है, हमारे दादाजी हैं 90 साल के हैं, अष्टपुष्ट हैं, और बाहर जाते हैं घूमने, 8-10 किलोमीटर चल लेते हैं। हमसे 2 किलोमीटर नहीं चला जाता है। किस वजह से? शहरों में रह रहे हैं, और ना ऐसा खाना अच्छा है ना कुछ है, तो उस वजह से हमारा बॉडी ऐसा है। तो देखिए ये बोल रहा है। अब ऑप्शन देखिए, किसी तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए, साथ साथ फसलों की रक्षा करने के लिए किसानों को शाकनाशी का उपयोग करना चाहिए। ये कोई मतलब है? स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए और साथ ही फसल की रक्षा के लिए, मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्या कब रुकेंगी? जब वो फसल साफ होगी। फसल साफ कब होगी? जब हम ऑर्गेनिक उगाएंगे, गोबर से, इनसे जो उगाएंगे, या कीटनाशक भी लगाना है तो वो ऑर्गेनिक वाला हो, तो उससे रुक जाएंगे। दूसरा, हमें आगे वही पढ़ते हैं, किसान रसायनों के उपयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, जिससे लंबे समय में न केवल कीटों का विकास हुआ है, उन्होंने रसायनों के प्रति प्रतिरक्षक भी विकसित कर ली है। अब विकसित कर लिए, क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने? विकल्पों में से निष्कर्ष का उस परिक्षेप में तार्किक रूप में मेल खाता है। ये बोल रहा है कि ये इसी का मतलब बता रहा है कि किसान ज़्यादा हो गए हैं, उनकी फसलें खराब होती थी तो वो उस पर डिपेंड हो गए हैं। तो ये क्या बोल रहा है? डिपेंड हो गए हैं, तो अब क्या करें वो, और उन कीटों ने भी इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोला और लेके आओ तगड़ा वाला। सरकार सभी रासायनिक कृमिनाशकों और कीटनाशकों और किसी प्रकार के उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। नहीं, लगा सकती है, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो दिक्कत सबके लिए होगी। तो परमानेंट बन गई कुछ ऐसे, जैसे DDT, जैसे ये वाला केमिकल है DDT। ये क्या होता है? जो पशु होते हैं ना, उनके दूध निकालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे तो फसल है, पशुओं के दूध निकालने के लिए DDT का इस्तेमाल किया जाता है। बट ये उनकी आंतों को गड़बड़ करता है, ये उनकी आंतों में चिपक जाता है। जब वो पशु मरते हैं तो वो, जब जैसे वो था गिद्ध, बल्चर, वो पशुओं को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि ये सफाई वाला
इस सफाई का काम करते हैं, वो खाते हैं तो उनकी आंतों में ये चला जाता है डीडीटी चला जाता है, तो बलचर मर जाते हैं, गिद्ध मर रहे हैं। जैसे आजकल देखा होगा गिद्ध हमको दिखते नहीं है, वैसे आए समय दिख जाते थे, तो उसका रीजन यही है। चौथा है किसान रासायनिक कीटनाशकों के प्रतिबंधों के विरुद्ध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। किसान योजना बना रही है, ये तो ना इसमें है ना नॉर्मल चीज में, तो ये आपका सही नहीं होगा। सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है, सरकार ने बोला है सरकार लगा सकती है, प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, लगाने जा नहीं रही है, ये गलत हो जाएगा। किसान रासायनों पर ज्यादा प्रमुख वो हो गए हैं विकसित डिपेंड, क्योंकि कीटों ने वो कर लिया, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए साथ साथ फसल की रक्षा करने के लिए किसानों को शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, केमिकल वाला तो कम से कम मात्रा में हो, ज़्यादा हाई लेवल का ना हो, केमिकल वाला हो, या आप अपने बीज अच्छे से ले लें। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा किसान, ये पहला और दूसरे में से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ये तो होंगे ही नहीं। अब दूसरा क्या बोला, किसान रसायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं। आश्रित तो हो गए हैं क्योंकि फसल खराब हो रही है, कोई और उपाय है नहीं, ऑर्गेनिक हर जगह है नहीं। ऑर्गेनिक में भी वो कीटनाशकों को कैसे बचाया जा सकता है, कोई अगर नए उपाय नहीं आए, जिससे लंबे समय में न केवल कीटों का विकास हुआ है बल्कि उन्होंने रसायनों के प्रति प्रतिरक्षक भी विकसित कर लिए। अब इन दोनों में देखिए आपका ये तो गलत है ही, ये है ही। अब इन दोनों में से दोनों सही लग रहे हैं, बट ये बोला निष्कर्ष उस परिच्छेद में तार्किक रूप से मेल खाता है। मतलब परिच्छेद को ये इस वाले के हिसाब से मेल खा रहा है कि नहीं, मेनली इसने बोला है ना इससे मेल खा रहा है, वो देखना है। तो इसमें बोला है कि ये कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए, ये सही बात है, बट ये इसमें नहीं बोल रहा है, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा है। सेकंड वाला बोल रहा है कि उन्होंने अत्यधिक इस्तेमाल कर दिया है तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिससे लंबे समय में कीटों का विकास हुआ है और इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, प्रतिरोधी क्षमता डेवलप हो गई है। तो इस परिच्छेद के हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से हमारा आंसर बी हो जाएगा। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए पैराग्राफ में कहीं बोला नहीं है, समझ आया आपको। तो जहां बोले पैराग्राफ के हिसाब से तार्किक रूप से उसको देखना है, नहीं बोल रहा है फिर उसको अलग से देख सकते हैं। इस ऑप्शन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। समझ आया आपको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका आई थिंक। तो अभी हमने अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर ली है जूनियर असिस्टेंट के लिए। उनको जूनियर असिस्टेंट वाले अगर अभी लोग नहीं देख रहे हैं तो वो आप कंप्लीट कर लीजिए। 3-4 घंटे की क्लास है, लगभग 3.5 से 4 घंटे की पूरी तीनों क्लास हैं। उसको आप 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं और आप एक दिन में कंप्लीट करके देख लीजिए। आपके 15/15 ये नंबर आने चाहिए, ये आप टारगेट रखिए। इसमें मैथ में रीजनिंग वाले हैं 15 में से 15 नंबर आपके आएँ और आपको ऑल दी बेस्ट विशेष हैं। आप अच्छे से पेपर करके आएँ और पेपर के बाद आपकी आंसर की बता दी जाएगी, यही इसी चैनल पर डिस्कस होगा। और बाकी जो आपका रिवीजन है रिवीजन कीजिए। मैथ्स के लिए अगर आपको कोई और दिक्कत है, रीजनिंग के लिए आपको कोई और दिक्कत है, उसको आप कमेंट बॉक्स में या ग्रुप पे बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और आपका 27 को पेपर है तो आप अच्छे से पेपर दीजिए। और जो भी हेल्प हो जीएस रिवॉल्यूशन का टेलीग्राम चैनल है, और आप कमेंट बॉक्स में जहां आपकी मर्जी हो वहां बता सकते हो। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा पेपर से पहले, पेपर के बाद जो होगी पेपर के बाद में, पर अब पेपर से पहले आपको दे दिया जाएगा तो आपका सिलेक्शन और नज़दीक होगा। चलिए फिर मिलते हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए, आप सारे रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होगी। थैंक यू।